गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है एक्चुअली में। चैप्टर के इनसाइड में क्या है उसको भी फिलहाल छोड़ दीजिए। पहले चैप्टर्स का जो हेडिंग है, उस चैप्टर का हेडिंग का मतलब एक्चुअली में क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इक्वेशन जैसे यहाँ पर बोला गया है तो कहीं ना कहीं आप लोग का माइंड्स में हो रहा होगा कि इक्वेशन यानी कि एलएचएस आरएचएस टर्म जरूर होना चाहिए। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस होगा तभी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, अदरवाइज इक्वेशन नहीं बोलते। जैसे मैथ्स में भी हम लोग देखे थे, आपका इक्वल टू का राइट साइड था, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड था, तभी जाके हम लोग का क्या फॉर्म हुआ था, इक्वेशन फॉर्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम लोग के इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस होगा, तभी जाकर के आपका वो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। अब बात यहाँ पर उठता है इक्वल होगा ये नहीं होगा, वो चैप्टर्स में जैसे मूव करेंगे उसके बाद हमको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे अराउंड अस चेंजेस जो होता है वो टू टाइप्स का चेंजेस होता है। कितने टाइप्स का चेंजेस, टू टाइप्स का। कौन कौन सा चेंजेस होता है आपका, फिजिकल चेंज होता है और क्या होता है केमिकल चेंज। इसके अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, कौन सा चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड क्या होता है आपका केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, अब बात होता है कि एक्चुअली में फिजिकल चेंज होता है क्या है। ठीक है, फिजिकल चेंज को पहले समझ। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक गिलास वाटर ले लिए। ठीक है, एक गिलास क्या ले लियो, वाटर। वाटर को अगर आप ठंडा कीजिएगा, कूल कीजिएगा, क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आइस को फिर से हीट कीजिएगा, क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर को हीट कीजिएगा, क्या होगा, वेपर्स फॉर्मेशन होगा। वेपर को कंडेंसेट कीजिएगा यानी कि ठंडा कीजिएगा, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि वाटर जो है वो अपना चेंज क्या कर रहा, वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड से जब कूल किए तो हो गया सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस को जब हीट किए, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर राइजेस अप किए तो वो आपका कन्वर्ट हो गया वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को टेम्परेचर राइजेस अप किए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो वाटर जो है वो स्टेट को चेंजेस कर रहा है, लेकिन उस फॉर्म को फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से फिर से सॉलिड कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये होता है आपका फिजिकल चेंज, जो कि आपका टेम्पोररी चेंजेस होता है। टेम्पोररी समझ में आता होगा, बस कुछ समय के लिए, समटाइम्स चेंजेस, नॉट परमानेंट चेंजेस। ठीक है, ये क्या होगा आपका, समटाइम्स यानी कुछ समय के लिए चेंजेस होगा, हमेशा फिक्स चेंजेस नहीं होगा, उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है आपका क्या, फिजिकल चेंज। ऐसे मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसा आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का H2O होता है। ठीक है, जब उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे आइस में, क्या आइस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नो। आइस का भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा, क्योंकि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स ही है, अनदर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं है। जब वाटर्स को हम लोग हीट करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स भी क्या है आपका, वाटर का पार्टिकल्स ही है, यानी कि उसका फॉर्मूला भी क्या, H2O। यानी कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि जो भी सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ है, जो भी एटम्स है, उसका कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कहलाता है। तो फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी कि फिजिकल चेंज में आपका टेम्पोररी चेंजेस होगा, फिक्स चेंजेस नहीं होगा, यानी कि परमानेंट चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल चेंज समझ में आ गया। और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आप कैंडल को बर्न करते हैं। ठीक है, कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल में जो वैक्स होता है, ठीक है, वो वैक्स आपका मेल्ट करता है। मेल्ट करने के बाद देखते हैं धीरे 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 वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, वो जो नीचे क्या आता है वो फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसको फिर से हम लोग क्या किया जा सकता है, अगर रोल किया जाए तो कैंडल में बन सकता है। लेकिन बहुत स्टूडेंट का डाउट होगा सर, लेकिन वहां पर कैंडल्स डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, डिक्रीज होते जाता है तो उसमें जो थ्रेड होता है, ठीक है, वो थ्रेड तो हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, उसको फिर हम लोग फिर से ओरिजिनल फॉर्म में, यस, आपका जो कैंडल को जब बर्न करते हैं तो कैंडल में आपको टू टाइप्स के चेंजेस होता है, फिजिकल चेंज भी होता है और आपका केमिकल चेंज भी होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं केमिकल चेंज। एक्चुअली में केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, तो पहले केमिकल चेंज को समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि पेपर को आप बर्न किए, यानी कि पेपर को आप जला दिए, ठीक है, जलाने के बाद हम लोग का क्या होता है, ऐश बनता है, यानी कि राख बन जाता है। क्या उस ऐश को फिर से आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, चेंज जो हुआ, पेपर जो ऐश में चेंज हो गया वो परमानेंट हो गया। ऐश को हम लोग कभी भी पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपली, और जैसे फूड को हम लोग ईट करते हैं, फूड को खाते हैं, खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के जो डाइजेशन जो फूड है, क्या उसको फिर से जो हम लोग जो कैक एंड फूड लेते हैं जिस टाइप से लेते हैं, क्या उस टाइप से में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
जो लोग का जो वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल को हम लोग का बॉडी से आउटसाइड चला जाएगा, वो लैंड में चला जाएगा, वो लैंड को फर्टाइल करेगा, फर्टाइल करके वहां से वेजिटेबल्स ग्रो होगा, वो हो सकता है। बट जो हम लोग का डाइजेशन जो फूड है, उस फूड को, डाइजेशन फूड को हम लोग फिर से पहले जैसा जो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा चेंजेस जो हमेशा परमानेंट फिक्स हो जाए, वो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। इसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला भी चेंजेस होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी क्या हो जाएगा, आपका चेंजेस हो जाएगा, वो क्या कहलाता आपका केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो केमिकल चेंज है, ठीक है, कहीं ना कहीं चेंजेस कब होगा, चेंजेस है केमिकल चेंज, परमानेंट जो चेंजेस है वो चेंजेस कब हो जाएगा, जब कभी ना कहीं किसी के साथ वो कंबाइन जरूर कर रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि पेपर को जब बर्न करते हैं, तो पेपर को बर्न करने के लिए, यानी कि आपको पता है कि बर्न होने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर जब तक नहीं होगा, यानी कि एयर प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज हम लोग को बर्न नहीं हो सकता है, ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, यानी कि आपका जो पेपर है, पेपर जो बर्न हो रहा है वो किसके कॉम्बिनेशन में हो रहा है, आपका ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में हो रहा है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑक्सीजन कंबाइन किया किसके साथ, पेपर के साथ कंबाइन किया, पेपर के साथ कंबाइन करने के बाद वो क्या हो गया, आपका एस में कन्वर्ट हो गया, राख में बदल गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मतलब पहले केमिकल चेंज समझ में, उसी केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज को ही। जो केमिकल चेंज यानी कि जो परमानेंट जो चेंजेस हो रहा है, उसी परमानेंट चेंजेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिएक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया करना, क्रिया मतलब ऑब्वियसली बात आप जानते हैं, काम करना। ठीक है, तो जब तक कोई भी अनदर सब्सटेंस, ठीक है, या अनदर मैटर्स, अनदर मॉलिक्यूल्स, अनदर एटम्स जब आपस में कंबाइन नहीं करेगा, तब तक वो आपका न्यू फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी कि आपका केमिकल चेंज नहीं होगा। क्लियर होगा यहाँ तक। तो हम लोग के चेंजेस कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्लियर हो गया, केमिकल चेंज क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स पहले लिख चुका हूँ, पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, मैं समझाते जाता है पॉइंट्स को। सब्सटेंस और चेंजेस इन 2 वेज। सब्सटेंस जो चेंजेस होगा वो कितने तरीके से होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। फिजिकल चेंज एंड क्या होता है आपका, केमिकल चेंजेस होता है। अब 2 का बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल। पहली बात है फिजिकल चेंज, मैंने समझा चुका है, डेफिनेशन क्या, ध्यान दीजिएगा। ओनली चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का सिर्फ क्या चेंजेस होता है, स्टेट चेंजेस होता है। पता है कि सब्सटेंस का कितना स्टेट्स होता है, 3 स्टेट्स होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर हाईली डेफिनेशन जाएगा तो उसमें 2 और होता है, यानी कि टोटली 5 होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ओनली चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का सिर्फ स्टेट चेंज होगा, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। नो एनी चेंजेस। Only changes the states of matter, no changes the molecule of substance. Substance के जो molecules है, यानी कि molecule जो formula है, वो changes कभी भी नहीं होगा। ठीक है, it is temporary changes। ये क्या होता है, temporary होता है, यानी कि sometimes changes, not a permanent, not a long time changes। ठीक है, it is temporary changes and convert into original form, और उसको फिर से original form में convert कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखता हूँ, एग्जाम्पल waters cool then changes into ice। अगर वाटर को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आइस also changes into water। ठीक है, आइस को हम लोग फिर से किस में चेंज कर सकते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होना चाहिए फिजिकल चेंज में। नेक्स्ट आते हैं केमिकल चेंज। क्या होता है, समझ में आ गया होगा। चेंज द स्टेट्स एंड कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है, चेंज द स्टेट, चेंज द क्या, स्टेट एंड कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। इट इज परमानेंट चेंजेस। ये चेंजेस कैसा होता है, परमानेंट होता है। एंड फॉर्म्स द न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे, पेपर को बर्न किया था तो एस बना था। क्या एस पेपर में ही था क्या, नहीं ना, वो बन गया, यानी कि नया चीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फॉर्म्स द न्यू सब्सटेंस एंड नॉट कन्वर्ट द ओरिजिनल फॉर्म, और उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि एस को पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड को हम लोग फिर से फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और कन्वर्ट द ओरिजिनल फॉर्म। केमिकल चेंज आर आल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो एक्टिविटीज जो है, ठीक है, आपका जो बुक में इनसाइड बुक का जो एक्टिविटीज है, मैं उसका कुछ एक्टिविटीज वाइज मैं यहाँ पे कुछ लिया हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी 1.1 में जो है उसमें क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा।
मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, मैग्नीशियम रिबन एक लिया गया, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन आपको समझ में आता होगा, जो रिबन है वो किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम का बना हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, आपको मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ क्या किया गया है, साफ किया गया है, ठीक है। क्या, मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, क्योंकि इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होगा वो आसानी से क्या हो सके, वहां से रिमूव हो सके। अब सैंड पेपर क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता होगा, जैसे आयरन का जो भी पार्टिकल्स होता है, सॉरी आयरन का जो भी सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस में जब आप देखते होंगे रस्ट हो जाता है, यानी कि रस्टिंग, जब जंग लग जाता है, तो उसको छुड़ाने के लिए हम लोग पेपर्स में कुछ रफ सरफेस होता है, उस रफ सरफेस को ही जो हम लोग है रफ सरफेस, ऐसा नहीं है कि सारा रफ सरफेस को हम लोग सैंड पेपर बोलेंगे, जो पेपर्स आता है जिसमें हम लोग रस्ट को हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, वो क्या कहलाता है, सैंड पेपर कहलाता है। तो मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव द सरफेस, क्योंकि आपका जो डस्ट पार्टिकल्स है उस सरफेस से क्या जाए, रिमूव हो जाए, सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न इजिली, और वो आसानी से जल पाए। क्योंकि आप जैसे देखते होंगे कि कोई भी सब्सटेंस जब उसमें बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जब उसको बर्न करते हैं तो आपका पॉप साउंड, चट चट चटाहट जो समझ जानते हैं उस टाइप से प्रोड्यूस होता है, इजिली बर्न नहीं होता। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर बर्न करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया आपका, उसको पहले सैंड पेपर से उसको क्लीन किया गया, साफ किया गया, देन आफ्टर उसको किया गया, फिर बर्न किया गया। अब बर्न किया गया तो यहाँ को पता है कि बर्न जब भी होगा तो वहां पर एयर प्रेजेंट होना चाहिए, एयर प्रेजेंट नहीं होगा वो आपका बर्न कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आपका मैग्नीशियम रिबन प्लस एयर, एयर यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपका क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, और आपका जो नोट्स होगा वो नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक से आप नोट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो नोट्स है उसी नोट्स के अकॉर्डिंग मैं सारा पॉइंट को समझा रहा हूँ, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट हो चाहे जैक बोर्ड की स्टूडेंट हो, वह ये नोट्स से आपका सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो भी आप स्टूडेंट्स नोट्स करना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक से आप नोट्स कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, कोई क्वेश्चन किसी भी बुक का, चाहे वो एसचंद हो, ठीक है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी बुक हो, एनी अदर साइड बुक्स, तो आप उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 है उसको मैं समझता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स होता है कि सर हम लोग को इक्वेशन फॉर्मेशन करना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला चीज है कि सिंबल जो एटम्स नेम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 118 जो एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स याद मत रखिए, बट आपको कम से कम 50 एलिमेंट्स याद होना चाहिए। अगर उतना नेम्स याद रहेगा तो सिंबल और प्लस एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और सीरियल वाइज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, इस टाइप से आपको पूरा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप सीरियल वाइज याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप वाइज आप याद नहीं करते, ग्रुप वाइज हायर क्लासेस में याद किया जाता है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 1.1 को मैं समझता हूँ, पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एरो साइन दिया हुआ। अब पहला इक्वेशन का बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं समझ रहे इक्वेशन को, इसके बाद जो होगा उसके बाद मैं समझूंगा। पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है बस उसी को हम लोग को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या आपका है, मैग्नीशियम रिबन है, और क्या आपका एयर, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका, ठीक है। आपका फॉर्मेशन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रहा है। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूं उसके लिए सबसे पहले आपको जो वैलेंसी है वो वैलेंसी आना चाहिए, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। आपको जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व्स करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व्स करता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होता है जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, उस ऑर्बिट्स में वो क्या करता है, रोटेट्स करते रहता है, सॉरी रिवॉल्व करते रहता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2, सेकंड में 8 होता है, 18 होता है, 32 होता है, फिर क्या होता है, 50 होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि किस ऑर्बिट में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका 2n² होता है। वहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, ये आपका ऑर्बिट होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट ऑर्बिट का निकाला, यानी कि n = 1, तो 1², 2 × 1² 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट का हम बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 × 2² 4, 4 2 क्या हो गया आपका 8। इसी तरह से जितने भी सेल्स होगा, यानी कि जितने भी ऑर्बिट्स होगा, उस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात होता है यहाँ पर वैलेंसी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है, पहले ये चीज को जानना चाहिए, यानी कि
वैलेंसी क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑफ एटम, किसका एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऑर्बिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है आपको पता है ना। वैलेंसी की बात की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, क्या बोले मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंसी। आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कहलाता है आपका वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूं 11, 11 में कौन सा आता है आपको पता है, सोडियम आता है, ठीक है ना, क्या आता है आपका सोडियम। तो सोडियम अब जितने एटॉमिक नंबर्स यानी कि जितने सीरियल वाइज याद किए हैं, जो जितने नंबर्स में आ रहा है वो आपका उतना उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में पता है 2 होता है, सेकंड 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 32, फिर क्या होता है 50, ठीक है। अगर कैपेसिटी नहीं होगा, अगर कैपेसिटी नहीं होगा तो उसे लेस देन वाला काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 8 का कैपेसिटी है तो 8 देगा, अदरवाइज नहीं देगा, लेकिन ऑर्बिट वाइज ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आपका 2, इसके पास 2 कैपेसिटी है, 2 दे दिया। 11 में 2 आपका इलेक्ट्रॉन्स चला गया, कितना बच गया आपका 9। सेकेंड में कितना होता है 8, कैपेसिटी है इसके पास, यस 8 भी दे दिया, कितना बच गया आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपका थर्ड में 18, लेकिन इसके पास सिर्फ बच रहा है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 80 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक इतना अगर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है 1 to 7, तो उसको चुपचाप सा जो लास्ट ऑर्बिट जो बच रहा है उसमें रख दीजिए, 1 to क्या 7, तो 1 to 7 जितना भी लास्ट ऑर्बिट्स में दिखेगा, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है कि 1 2 3 क्या आपका 1 2 3, अगर 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, लूज यानी कि डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब समझ में आता होगा, किसी को दे देगा, ऐसे एटम्स को ही देगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा, 3 का जरूरत होगा। अगर आउटर ऑर्बिट में 5 6 7 है, आउटर ऑर्बिट में क्या आपका 5 6 7 है, तो वहां पे 8 को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा। 5 होता कंप्लीट करने के लिए कितना लेगा 3, 6 कंप्लीट करने 6 जो है तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितना लेगा 2, 7 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितना लेगा आपका 1 लेगा। क्लियर है यहां तक। अब जब 4 रहेगा तो 4 में आपका कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 8 कंप्लीट करने के लिए क्या 4 लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, दोनों सेम काम। तो ये अकॉर्डिंग टू अनदर एटम्स, अगर 4 लास्ट में है, 4 आउटर ऑर्बिट्स में, तो अकॉर्डिंग टू अनदर एटम्स क्या है, अगर लूज करने वाला हो तो लूज करेगा, अदरवाइज गेन करेगा। क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आउटसाइड ऑर्बिट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 2 3 है, उसका वैलेंसी सेम कहलाएगा। 5 6 7 अगर है, ठीक है, तो वो 8 कंप्लीट करने के लिए जितना लेगा वो उतना वैलेंसी कहलाएगा। वैलेंसी एक्चुअल में होता है क्या, पहले उसका एग्जैक्ट समझिएगा, वैलेंसी ऑफ एटम्स, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है यानी कि डोनेट करता है या फिर गेन करता है वो कहलाते हैं वैलेंसी। 1 2 3 गेन कर रहा है, सॉरी लूज कर रहा है, 1 2 3 क्या कर रहा है, लूज यानी किसी को दे दे रहा है, डोनेट कर रहा है। 5 6 7 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 5 है तो 3 गेन कर रहा है यानी कि 3 वैलेंसी। 6 है 2 गेन कर रहा है, 2 वैलेंसी। 7 है 1 गेन कर रहा है, 1 वैलेंसी हो गया। 4 है तो पता है कि दोनों सेम चीज हो रहा है, इनके इसका सेम वैलेंस होगा। आउटसाइड में क्या दिख रहा है आपको 1, यानी इसका वैलेंसी कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपलेस्ट। अब जो वैलेंसी हुआ, ठीक है, अब वैलेंसी के बाद अब यहाँ पर जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। अब जैसे बहुत की स्टूडेंट होता है कि सर H2 हो जाता है, O2 होता है, कहीं पे कि हम लोग का N ही रह जाता है, तो सर हम लोग कैसे जानेंगे कि किस एटम्स के बिलो में 2 लगता है या नहीं लगता है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, किसका, एटम्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, तो आउटसाइड ऑर्बिट में अगर 1 2 3 4 है, क्या है 1 2 3 4 यानी कि ये अमीर है, कहीं से एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम क्या 1 2 3 आपका डोनेट ही करता है, यानी किसी को दे देता है। देने वाला में तो कोई फर्क नहीं, वो अकेला बिंदास रह सकता है। बट 5 6 एंड 7 है, 8 कंप्लीट
करने के लिए लेना चाहेगा मतलब किसी के पास जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अगर आउटर ऑर्बिट 5 6 7 है तो उस एटम्स के नीचे 2 लगा देंगे, ठीक है। और जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 है तो उसको सिंगल छोड़ देंगे। जैसे सोडियम का मिला था ना, लास्ट में कितना था 1 था, यानी इसके नीचे 1 सॉरी इसके नीचे 2 नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं हाइड्रोजन, सॉरी पहले क्या आपका मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का भी सिंबल पहले पता होना। सिंबल में लिख रहा हूँ, नीचे 2 लगता है कि नहीं लगता है ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ पर क्या मैग्नीशियम और इसके बाद क्या ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों है ना, दोनों कंबाइन है, तो एमजीओ मत लिखिएगा, पहले देखिएगा ध्यान से। मैग्नीशियम आता है आपका 12 में आता है, ठीक है, तो 2 8 10 10 2 कितना हो गया आपका 12, कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। मैंने क्या बोला था 1 2 3 आउटसाइड में रहता है तो नीचे 2 नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर 2 नहीं लगेगा। ये क्या करेगा डोनेट कर देगा, यानी कि मैग्नीशियम का वैलेंसी हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो आता है आपका 8 में आता है, ठीक है, तो पहला हो गया 2 फिर हो गया 6। ये क्या करेगा गेन करेगा यानी कि इसके नीचे 2 लगेगा। कितना गेन करेगा 2 गेन करेगा, यानी कि इसका वैलेंसी होगा 2। जितना वैलेंसी होगा जब अगर एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन है, डिफरेंट एटम्स, जब एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइन है तो उसके नीचे उसका वैलेंसी को लिखेंगे, ठीक है। वैलेंसी को लिखने के बाद अगर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, mg इंटू 1 क्या हो जाएगा mg, o इंटू 1 क्या हो जाएगा o, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम o यहाँ पर 2 है, o यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मैग्नीशियम 2 हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर सर ये क्या कर रहे हैं, ये आपका है बैलेंस, क्या बैलेंस ऑफ इक्वेशन। तो इसको बैलेंसिंग कैसे करना है हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल उस पर ज्यादा डिस्कस ना करें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या सबसे पहला जो आपको वर्ड्स में दिया हुआ है उस वर्ड्स को सबसे पहले सिंबल में कन्वर्ट कीजिए, सिंबल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखिए कि उसका वैलेंसी कितना है। तो अगर सिंगल एटम है, ध्यान दीजिए, अगर सिंगल एटम रहेगा, सिंगल एटम में 2 लगेगा नहीं लगेगा वही काम करना, सारे में मत यूज कीजिएगा, ठीक है। जब सिंगल आइटम रहेगा तभी हम लोग को देखना है कि उसके नीचे 2 लगेगा या फिर नहीं लगेगा। जैसे मैग्नीशियम अकेला है, ऑक्सीजन अकेला था, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन में, कंबाइन में, यानी कि इसके नीचे 2 लगेगा नहीं लगेगा हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर कंबाइंड रहेगा तो वर्ड में दिया हुआ उसको पहले डिफरेंट पार्ट्स लिख ले, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब जो इसको वैलेंसी होगा इसके बिलो में लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, हो गया इसका काम, कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या हम लोग का है, ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी 1.2 क्या आपका लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट प्लस आपका क्या पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आपका बन रहा है लेड आयोडाइड, ठीक है, और प्लस बन रहा है पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा लेड का होता है आपका पीबी, लेड का क्या होता है पीबी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन, नाइट्रेट का होता है NO3 2-, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ कंपाउंड होता है, ठीक है, कुछ कंपाउंड, नाइट्रेट आपका कंपाउंड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लेड क्या, अब कंपाउंड का जितना पॉजिटिव नेगेटिव पावर रहेगा उसका उतना वैलेंसी कहलाता है, इसका 2 हो गया। पीबी जो है आपका पीबी कितना में आता है वो चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका पीबी आता है, एक मिनट बुक होगा चेक कर लीजिएगा क्योंकि रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पीपी मिल नहीं रहा एक्चुअली में, पीबी मिल गया आपका 82 में है, ठीक है, 82 में। और एक आयोडाइड है, मैं उसको भी खोज ले रहा हूँ, आयोडाइड यानी कि आयोडीन, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 53 में, बस और कुछ का काम नहीं करना है ना। चलिए तो ये आपका है लेड का यानी कि पीबी, और ये आपका आयोडीन का यानी कि आयोडाइड का, आयोडीन को ही आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पीबी 82 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, 2 लगा है नहीं लगेगा हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। 82 पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला तो 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका 8 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए 82 में आपका 8 to 10 चला गया तो बच गया आपका 72, उसके बाद क्या था 18 कैपेसिटी है इसके पास, 12 में 8 हो जाएगा 4, 6 में 1 हो जाएगा 5, इसका था 32 अभी भी कैपेसिटी है, 4 में 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 में 3 2 हो जाएगा, ठीक है। 32 के बाद होता है 50 कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, 32 से
क्या था 50 से पहले क्या था 32, अभी कैपेसिटी नहीं 18 है, कैपेसिटी 4 आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था 1 to 7 दिखेगा, लास्ट में लिख देंगे। तो 32 के बाद क्या हम लोग को 32 के बाद हम लोग को मिल गया 18 मिल गया ना, क्या मिल गया 18, 18 के बाद क्या मिल गया 4, यानी इसका वैलेंसी कितना है 4 है, तो इसके नीचे लिख देंगे 2 1 2 2 2 4 पीबी इंटू 1 पीबी, ठीक है, NO3 इंटू 2 NO3 का होल 2, क्योंकि मैथ्स में जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में से होता है सेम यहाँ पर, लेकिन नीचे लिखना है, ब्रैकेट में जब होगा नीचे में पावर, उसके बाद खत्म। यहाँ पर जो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका कंपाउंड का पावर्स लिखेंगे, बट जब वो कंबाइन हो जाएगा पावर्स को वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है के, आयोडाइड का आपको पता है, आयोडीन का होता है आई। पोटेशियम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम आता है आपका सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम पोटेशियम आपका आ जाता है 19 में ना, सॉरी 19 में आता है, ठीक है। तो 19 में आता है तो हो जाएगा 2 8 10 10 8 18 18 1 19, पोटेशियम कितना हो गया 1। आयोडीन कितना में आता है 53 में, ध्यान दीजिएगा 2 8 10 हो गया, 53 में 10 माइनस हो गया तो बच गया 43, 18 होगा यस ऑफ कोर्स, 13 में 8 होगा 5, 3 में 1 होगा 2, ठीक है 25, 32 कैपेसिटी नहीं, फिर से 18 मूव करेगा 15 हो जाएगा 7, लास्ट में 7 लिख देंगे, कितना ले रहा है 1 ले रहा है, तो K इंटू 1 तो हो गया KI, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए लेड आयोडाइड, तो लेड का तो PB हो गया, ठीक है। आयोडीन का PB का वैलेंसी कितना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 है, आयोडीन का वैलेंसी कितना 1 है, ठीक है। PB I इंटू 4 I4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पोटेशियम का हम लोग को पता है K है, नाइट्रेट का हम लोग का क्या है 2 है, नाइट्रेट का NO3 2 माइनस होता है ना, 2 हो गया, इसका 1 हो गया, क्या हो जाएगा K2NO3, ठीक है ना। इसका बैलेंस कैसे करना हम लोग बैलेंसिंग लोग सीखेंगे, बैलेंसिंग जब सीखेंगे तो सारे इक्वेशन को बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एक्टिविटी 1.3, मैं इक्वेशन जिंक, अब उसमें क्या बोला एक्टिविटी में दे, जिंक ग्रेनुलेश लिया गया, ग्रेनुलेश का मतलब होता है जिंक का टुकड़ा दानेदार छोटा छोटा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स कर दिया गया, ठीक है। किसको मिक्स किया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया गया, तो आपका फॉर्मेशन हो गया जिंक क्लोराइड और हो गया आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या आपका जिंक ग्रेनुलेशन है ना, ध्यान दीजिएगा, तो जिंक मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ है ना 1.3 जिंक ग्रेनुलेशन, यानी कि ग्रेनुलेशन का मतलब क्या होता है टुकड़ा छोटा छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंक मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पर, जिसके बाद है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिंक का पता है Zn होता है, ये सिंगल आइटम दिख रहा है, अब इसके नीचे 2 लगेगा नहीं लगेगा वो ध्यान देना। तो जिंक जो होता है वो आपका आता है 30 में, है ना, कितना में आता है आपका 30 में, तो 2 हो गया 8 हो गया, 30 में 10 चला गया तो हो गया 20, 18 आएगा बच गया 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था 1 2 3 4 होगा तो वो क्या करने वाला रहेगा लूज करने वाला, यानी कि देने वाला, तो देने वाले में हम लोग को नीचे 2 नहीं लगाना। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो मतलब क्या हाइड्रोजन, क्लोरिक का मतलब क्या क्लोरीन यानी कि Cl, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 क्योंकि हाइड्रोजन में आता है, क्लोरीन होता है 17 में, तो 2 8 10 10 7 17, इसको 1 चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये 1 देने वाला है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है इसको 1 चाहिए, हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है और हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, यानी कि 1 लूज भी कर सकता है 1 गेन भी कर सकता है, तो यहाँ पर क्लोरीन लेने वाला यानी कि हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी कितना 1, तो हो जाएगा हम लोग का HCl, H इंटू 1 Cl इंटू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट जिंक क्लोराइड, जिंक हो गया क्लोराइड का Cl हो गया, जिंक का वैलेंसी कितना है पर ध्यान दीजिएगा, जिंक कितना आया था हम लोग का 2 आया था ना लास्ट में, इनका वैलेंसी 2 क्योंकि 2 तो देगा, ठीक है। 1 to 4 रहेगा, चुपचाप उसका वैलेंसी नीचे लिख देना। क्लोरीन कितना 7 यानी कि 1 लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई Zn इंटू 1 Zn, Cl इंटू 2 हो गया आपका Cl2, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो हो गया, आपको मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, जिसको डाउट होगा जहां पे भी कोई पॉइंट बने तो कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो वर्ड वाले को कैसे करना है ध्यान से समझ में आ रहा होगा आराम से, पहले उसको क्या करेंगे सिंबल लिखेंगे, सिंबल लिखने के बाद अगर आपका सिंगल आइटम्स है तो सिंगल आइटम्स को गौर करना है कि पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देन आफ्टर देखेंगे कि उस एटम के राइट साइड बिलो में, राइट साइड क्या बिलो में
टू पुट करना है या नहीं करना है। कब करना है? जब 1 to 4 होगा तो टू पुट नहीं होगा। कब करना है? जब 5 to 7 लगेगा। 5 6 7 आउटर विंडो दिख रहा है, मतलब आपका टू कब लगेगा? जब एटम सिंगल होगा तब, अदरवाइज नहीं। ऐसा कंपाउंड में होगा तो उसके नीचे टू नहीं लगाना, बस उसके नीचे वैलेंसी को लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट पॉइंट हम लोग आज के लेक्चर के लिए है, उसका हम लोग कल नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, छोटा चैप्टर से ज्यादा लॉन्गेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम सॉल्यूशन भी सारा क्वेश्चन का करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ केमिकल प्रोसेस, व्हेन क्या आपका केमिकल प्रोसेस देन सम हैज टेकन प्लेस, तो जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ स्पेस जरूर लेगा या कुछ कंडीशन जरूर होगा। क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि उसमें केमिकल चेंज हो रहा है? तो चेंज इन स्टेट, पहला बात तो कि स्टेट चेंज होगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होगा। प्रिसिपिटेट समझ में आता है? प्रिसिपिटेट यानी कि जैसा अगर हम लोग सैंड ले लें और उसको वाटर में डाल दें तो वाटर में सैंड का कुछ पार्टिकल्स आपका डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ पार्टिकल्स आपका डिसॉल्व नहीं होगा। तो जो पार्टिकल्स आपका डिसॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है? चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा। जैसा पेपर व्हाइट होता है, जब उसको बर्न करते तो ब्लैक कलर हो जाता है, कलर में चेंज होता है ना ऑब्वियसली। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब पेपर को बर्न करते हैं तो जब पेपर विदाउट बर्न होता है तो वो कोल्ड रहता है, लेकिन बट अगर उसको बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद वो हीट टेम्परेचर राइजेस होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन, गैस इंक्रीज यानी गैस इवोल्यूशन में समझ में आ रहा है, निकलना, ठीक है। तो जब आपसे भी आप देखते हैं कि पेपर को बर्न करते हो तो गैस निकलता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होना चाहिए। आज के अगर लेक्चर में कोई भी दिक्कत फर्स्ट चैप्टर में हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इस पॉइंट को फिर से मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो फर्स्ट चैप्टर का टोटल नोट्स ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन जो लिंक आप फर्स्ट चैप्टर का, उसमें टोटल चैप्टर्स मतलब फर्स्ट चैप्टर का टोटल है आपका नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट्स आपके पास अगर नोट्स होगा तो सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके बाद जैसे जैसे मैं लेक्चर्स बनाते जाऊंगा उसके बाद पॉइंट वाइज आप उसको समझते जाइएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।